पिछले एक साल में अगर हम रिटर्न्स देखें ऑफ वेरियस ग्लोबल इक्विटीज़ तो यूएस, कोरिया, जापान ऐसे सारे मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है, जबकि इंडियन मार्केट्स हैव नॉट गिवन दोज काइंड ऑफ रिटर्न्स। इसके पीछे का जो एक मेन रीज़न माना जाता है ना, दैट इज़ कि इंडिया का जो एक्सपोजर है टू एआई डेटा सेंटर थीम, दैट हैज़ ऑलवेज बीन नोन टू बी लेस कंपेयर टू अदर इकोनॉमीज। पर इंडिया में भी ये जो सेगमेंट है वो एग्जिस्ट करता है। इट इज़ जस्ट कि इट इज़ नॉट एज बिग एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी दैट इट इज़ फॉर अदर फॉरेन ग्लोबल मार्केट्स। तो इंडिया के डेटा सेंटर थीम की बात हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप ये सोच के इस वीडियो पे आए हो कि आपको सिर्फ कंपनीज के नाम पता चलेंगे इस वीडियो में, देन आई विल बी सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, क्योंकि हम इस वीडियो में ज़्यादा बात करेंगे अबाउट द थीम एंड उस थीम के ग्रोथ में कौन कौन से सेगमेंट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो अगर आपको समझना है और समझ के इन्वेस्टमेंट करनी है कि डेटा सेंटर थीम में एग्जैक्टली क्या ग्रो करेगा, कैसे ये थीम एग्जैक्टली वर्क करती है, इसकी वैल्यू चेन कैसी है, तो इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज एडिशन होगा। अगर आप हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको और भी स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों की डिस्कशन चाहिए अबाउट डेटा सेंटर थीम, तो वी विल हैव अ पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो जहाँ पर हम उन चीज़ों की भी डिस्कशन लेंथ में करेंगे। सो बिफोर वी बिगिन दिस डिस्कशन, मैं चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट investrechner.in को ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट्स है लाइक मॉडल पोर्टफोलियो जिनको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। 60% का डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप रेड RED ये कूपन कोड यूज़ करते हो। तो लेट्स बिगिन विद द डिस्कशन। सो आई हैव अनुष विथ मी एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट इन लेंथ अबाउट दिस थीम, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो है वो ग्रो हो सकती है। सो अनुष, जब भी हम इंस्टाग्राम ओपन करते हैं या फिर कोई UPI यूज़ करते हैं, ChatGPT को क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक डेटा सेंटर को पिंग कर रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली ये डेटा सेंटर क्या करता है, ये क्या है बेसिकली, एंड कैसे सडनली इतना एक हॉट थीम बन चुका है ऑन द मार्केट? राइट, सो बेसिकली बहुत ऐसे सिंपल टर्म्स में डेटा सेंटर के बारे में समझते हैं क्या है। तो नाम एक्चुअली इटसेल्फ टेल्स की डेटा एंड उसका एक सेंट्रल पॉइंट है ये, वेयर डेटा इज स्टोर्ड। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे बहुत सारे लोग ना क्विक कॉमर्स थ्रू ऑर्डरिंग होता है एंड बाकी पेमेंट्स वगैरह भी होते हैं। सो लॉट ऑफ ट्रांजैक्शंस गेट जनरेटेड एंड बहुत सारा डेटा स्टोर भी होता है, लाइक आपको वो इनवॉइस भी दिखेगा वहाँ पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो ये डेटा कहीं ना कहीं तो स्टोर होना चाहिए, राइट? तो वो जो डेटा जहाँ पे स्टोर होता है, तो जो स्टोरेज सेंटर है दैट इज़ डेटा सेंटर। अब उस डेटा सेंटर में क्या क्या होता है, तो एक तो वहाँ पे सर्वर्स होते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ऑन द स्क्रीन। तो हाउ DC वर्क्स एक्चुअली कि वहाँ पे सर्वर्स होते हैं, वहाँ पे सारा डेटा स्टोर होता है। उसके लिए क्या क्या लगता है, राइट? तो पावर बैकअप एंड मैनेजमेंट सिस्टम भी आपको लगता है, बिकॉज कंटिन्यूस पावर भी आपको चाहिए, राइट? एंड ऐसा भी नहीं कि मतलब अगर पावर चली भी गई तो देन अगेन लेटेंसी का भी इशू नहीं आना चाहिए, तो देन वर्किंग उसका अफेक्ट हो जाएगा। तो पावर इज दैट इम्पोर्टेंट। अब ये जो सर्वर्स हैं कंटिन्यूसली रन कर रहे हैं, तो इनको कूलिंग भी लगेगा जस्ट टू कीप देम वर्केबल इसमें। तो इसलिए हीट एक्सचेंजर्स भी यहाँ पे यूज़ होते हैं। देन देर इज़ मॉनिटरिंग एज वेल कि क्या बाकी सारी चीज़ें मॉनिटर यहाँ पे वो टीम करती है, राइट? सो ओवरऑल दिस इज़ अ ब्रॉड बेसिस पे ये सारी चीज़ें हैं, राइट? एंड अब इसमें बाकी चीज़ें भी है, जैसे लगती है कंटिन्यूस पावर। ये नेक्स्ट इमेज है, यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन। तो कंटिन्यूस पावर तो इसके लिए चाहिए, दिस इज लाइक रॉ मटेरियल हियर। देन उसके बाद हाई स्पीड कनेक्टिविटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगेन वी टॉक्ड अबाउट लेटेंसी एज वेल। तो एक सेकंड का भी लाइक नो पीपल हु प्ले PUBG उनको पता होगा कि लेटेंसी कितना इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? बट हाई स्पीड कनेक्टिविटी इज दैट इंपॉर्टेंट इन दीज डेज की वो बहुत स्पेशली इन केस ऑफ दिस डेटा सेंटर्स वो इंपॉर्टेंट है। देन कूलिंग के लिए सारे बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड उसके बाद सिक्योरिटी लेयर भी चाहिए, नॉट जस्ट साइबर सिक्योरिटी बट फिजिकल सिक्योरिटी एज वेल। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा बिल्डअप हो जाना चाहिए वहाँ जहाँ पे आपका जो हैकिंग भी ना कोई कर पाए, वो सारी चीज़ें ना। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर शुड ऑल्सो बी देयर। सो ओवरऑल दिस इज अबाउट द डेटा सेंटर। अब इसके टाइप्स भी है, एक तो है कि हाइपर स्केलर, कोलोकेशन, एज डेटा सेंटर्स एंड कैप्टिव सेंटर्स। तो यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन। तो हाइपर सेंटर्स वो है जो क्विकली आपको ज़्यादा साइज या स्पेस प्रोवाइड कर सकते हैं इन वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। सपोज फॉर एग्जांपल मेरी कोई कंपनी है जहाँ पे मैं 1 GB ऑफ डेटा जनरेट कर रहा हूँ डेली, बट सपोज मेरे रिक्वायरमेंट आती है, सपोज फेस्टिव सीजन में 100 GB मुझे चाहिए। तो ये कोई कंपनी होगी जो मुझे
उस दिन के लिए 100 GB का कैपेसिटी दे पाएगी, साइज दे पाएगी, तो दोज आर कॉल्ड एज हाइपर स्केलर्स, जिनके पास बहुत सारी कैपेसिटीज है, दे कैन डू इट, एंड द लाइक्स ऑफ यू कैन सी गूगल, AWS, वो सारे हैं। कोलोकेशन एक कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्डिंग, उसमें रैक्स रखे हुए हैं, उसका जो सारा वायरिंग हुआ है, एक्सेप्ट सर्वर्स वगैरह, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो वो जो कंपनीज है, लैंडलॉर्ड बेसिकली हम बोलेंगे, जैसे अनंतराज या लोडा भी उसमें जा रहा है, उनके पास लैंड बैंक बहुत है, तो वो हम कह सकते हैं कि लैंडलॉर्ड टेक्स केयर ऑफ ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड बाकी जो सर्वर्स है, तो उसमें जो सर्वर्स रखने हैं रैक्स में, तो वो रखने का काम दूसरी कंपनी करती है, तो दिस इज कोलोकेशन। एंड जो सर्वर सकते हैं जैसे कि E2E नेटवर्क्स, हम यहाँ पे एग्जांपल देंगे। देन एज डेटा सेंटर्स के इंपॉर्टेंस क्यों है, तो एज डेटा सेंटर्स इज जस्ट टू कीप द लेटेंसी लो, सो दैट की लेटेंसी आपके इसमें ना आए, राइट। सो अगेन द एग्जांपल इज सेल्फ ड्राइविंग कार, अगर जा रहे सेल्फ ड्राइविंग में बट आ ही नहीं पाए तो लेटेंसी अगर वहाँ पे, देन अगेन गेमिंग, 5G गेमिंग के लिए वो सारी चीज़ें हैं, तो दैट इज़ वाई एज डेटा सेंटर्स जो बहुत नज़दीक होते हैं आपके वर्किंग स्टेशन के। देन आते हैं कैप्टिव सेंटर्स, राइट। तो कैप्टिव सेंटर्स इज बेसिकली, सपोज मैं एक बहुत बड़ी कंपनी हूँ, मुझे चाहिए कि मेरा सारा डेटा कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, तो मैं इन हाउस ही अपना एक डेटा सेंटर बना लूँ, दैट इज कैप्टिव कंजम्पशन के लिए डेटा सेंटर है। सो दीज आर टाइप्स एंड दिस इज हाउ ओवरऑल द डेटा सेंटर इज। सो इम्पोर्टेंट मतलब मीनिंग ये है कि मुझे डेटा स्टोर करना है, तो उसका बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे नहीं कि कोई क्लाउड पे डेटा स्टोर हो रहा है, उसके लिए बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर है। सो दिस इज द बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो राइट। सो अनुज, मैंने ये कहीं पे रिसेंटली भी पढ़ा था कि डेटा सेंटर्स एक्चुअली हैव बीन एग्जिस्टिंग फॉर मोर देन 20 years नाउ, राइट। बट व्हाट हैज एक्चुअली चेंज्ड इन द लास्ट 2-3 years जिससे ये थीम इतनी प्रोमिनेंस गेन कर रही है? आई थिंक is it something to do with the kind of massive requirements जो अब शायद AI के बाद शुरू होंगी? Because I am seeing कि lot of these hyperscalers, they are doing capex which is going up to almost $1 trillion. Correct. What is fundamentally changing इसमें जिसकी वजह से अब data centers में इतना traction है? Right, so you can see this on the screen कि ये data है basically जो हम generate कर रहे हैं worldwide. This is into zettabytes. Okay. Right, and तो basically पहले हम 2010 में अगर हम देखें तो 2 zettabytes we were generating. Now अभी अगर हम देखें ChatGPT के बाद we are adding like more than 10x of that 2 zettabytes on a yearly basis. So this is only because of AI. राइट। AI की वजह से ही ये सारा कंप्यूट बेसिकली चाहिए, तो डेटा इतना जनरेट हो रहा है एंड उस डेटा को स्टोर करने के लिए सारी चीज़ें हमें चाहिए, तो दैट इज़ वाई दिस द इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा सेंटर इज। एंड उसके बाद आप नीचे ये भी देख सकते हो कि देर इज ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम एंड पॉइंट टू द क्लाउड और द DC पार्ट। क्लाउड इज बेसिकली द डेटा सेंटर जो दूसरा कोई बना रहा है एंड यू आर जस्ट बाइंग स्पेस फ्रॉम, फॉर एग्जाम्पल गूगल भी 15 GB के आसपास अपने को फ्री देता है, तो वो दैट आल्सो समवेयर यू आर स्टोरिंग किसी डेटा सेंटर पे है वो, राइट। तो देयर इज आल्सो शिफ्ट फ्रॉम 2010 से लेकर अगर हम देखें तो 65% से वो 20% तक आ गया, एंड DC और क्लाउड पार्ट इज शिफ्ट फ्रॉम 30% टू 70%. सो दिस इज हाउ द शिफ्ट इज हैपनिंग, बिकॉज ये क्या करता है, कॉस्ट भी लो करता है. मुझे रिक्वायरमेंट सपोज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रिक्वायरमेंट बढ़ती जाती है, बट उसका जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए भी कॉस्ट लगती है. सो कंपनीज भी सोचेगी कि ओके मैं हायर कर लेता हूँ किसी को, रादर देन आई माई सेल्फ इन्वेस्टिंग इन टू दिस, राइट. सो दिस इज हाउ थिंग्स आर प्लेइंग आउट. उसके बाद यू कैन ऑल्सो सी दिस ऑन द स्क्रीन कि ये ग्लोबल डेटा सेंटर की कैपेसिटी, इनकी ग्रोथ के नंबर्स है, आगे एक्सपेक्टेड है. तो मोस्टली AI डेटा सेंटर्स की वजह से ही यहाँ पे ग्रोथ आने के एक्सपेक्टेशंस है. तो 21% से लेके this is expected to almost go 50-50 by 2030, right? तो 100 गीगावाट की ओवरऑल ग्लोबल AI कैपेसिटी, मतलब डेटा सेंटर की कैपेसिटी होने के एक्सपेक्टेशंस है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ AI वर्कलोड्स, बिकॉज AI कंज्यूम्स मोर 3 to 5x मोर कंप्यूट, एंड उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी कैपेसिटीज यहाँ पे आ रही है. राइट. देन उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो एक मिसमैच यहाँ पे है कि इंडिया जो है, तो इंडिया के पास जो मोबाइल डेटा कंजम्पशन कंट्रीब्यूशन है इन द वर्ल्ड दैट इज 21%, बट जो कैपेसिटी है वो जस्ट 3% ही है. एंड अब यहाँ पे अगर गवर्नमेंट कहे, बाकी वैसे उन्होंने कहा भी है कि जैसे टेलीकॉम या मे बी फाइनेंशियल इंडस्ट्री को आपको डेटा इंडिया में ही स्टोर करना है, लोकलाइजेशन लॉज है, तो अगर गवर्नमेंट कहे कि नहीं सारा डेटा इंडिया में होना चाहिए, तो देन देयर इज अ ह्यूज नीड कि 21% एंड 3% का नंबर इटसेल्फ शोज कि, क्योंकि मैं इसी पे आप क्वेश्चन पूछने वाला था, क्योंकि बहुत सारे जो डिस्कशन होते हैं डेटा सेंटर से रिलेटेड, तो उधर यही सारे डिस्कशंस होते हैं कि ठीक है इंडिया में ट्रैफिक तो बहुत जनरेट होता है, लेकिन हो सकता है कि इंडिया
से पूरी थीम अलूफ रहेगी. हो सकता है इंडिया माइट जस्ट बी अ स्मॉल प्लेयर इन समवन एल्सेस गेम, बट या आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई रेगुलेशंस इस पर आते हैं देन दैट विल बी अ गेम चेंजर हियर. यस सो उसमें भी अगर हम यहाँ पे बात करें सो रेगुलेशंस ऑन द साइड की, जैसे आरबीआई के पेमेंट्स डेटा का लोकलाइजेशन का वो मैंडेट है, देन सेबी का भी मैंडेट है, डेटा सेंटर पॉलिसी भी है, एंड डीपीडीपी एक्ट बेसिकली जो है तो देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन सेक्टर्स, नॉट ऑल, बट अगर गवर्नमेंट कहती है कि आगे जाके तुमको इंडिया में ही डेटा स्टोर करना है, देन देयर इज अ ह्यूज नीड फॉर यू टू स्टोर डेटा इनटू इंडिया. एंड अगेन मे बी एक लेटेंसी का भी इम्पैक्ट हो सकता है इफ यू आर डूइंग इट आउटसाइड, तो वो भी एक चीज़ है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर इंडिया स्पेसिफिक अगर हम यहाँ पे बात करें तो करंट 2024 में 1 गीगावाट के आसपास की इंडिया की कैपेसिटी है डेटा सेंटर की. राइट. तो वो 2030 तक 3 गीगावाट तक जाने के एक्सपेक्टेशंस है. एंड वी नो कि लाइक अदानी इज डूइंग मेजर कैपेक्स, अनंतरा जैसी कंपनीज आल्सो सेटिंग अप देयर ओन इंफ्रास्ट्रक्चर देयर. राइट. उसमें E2E इज पुटिंग अप देयर सर्वर्स एटसेट्रा. तो ये सारी चीज़ें डेटा यूसेज टाइप्स भी अगर हम देखें तो नेक्स्ट चार्ट है चैट जीपीटी का. सो इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ चैट जीपीटी यूजर्स आफ्टर यूएसए, 8%. राइट. तो इंडिया में ज़्यादा डेटा वो जनरेट हो रहा है. दिस ऑल्सो शोज दैट. राइट. सो यू टॉक्ड अबाउट द डेटा सेंटर कैपेसिटी, राइट, कि अभी अपने पास कम है एंड आगे इंडिया तो प्लान कर रही है कि 3 to 4 गीगावाट की कैपेसिटी इवेंचुअली इंडिया में हो जाए. अब जनरली द कॉस्ट टर्म्स आर कि अगर 1 मेगावाट की कैपेसिटी आपको डालनी है तो रफली दैट इज 150 करोड़. तो अगर इतनी बड़ी कैपेसिटी आने वाली है देन दैट ट्रांसलेट्स टू ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख करोड़ ऑफ केपेक्स. यस. तो दिस इज अ वेरी बिग नंबर. नाउ अगर हम ये देखें कि ये सारा पैसा अगर इस थीम में आने वाला है तो डू यू थिंक कि ये जो थीम रहेगी वो बेसिकली ये सारा पैसा इंडिया में ही रहेगा या इट माइट गो टू एनी कंपनीज विच आर आउटसाइड इंडिया? सो ओवरऑल इसका फ्लो जो है वो कहाँ जा सकता है? राइट. सो इसमें भी अगर हम देखें तो यू कैन सी दिस ऑन स्क्रीन. ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जहाँ पे ये दिखाता है कि 1 मेगावाट के लिए रेटली यूज है 150 करोड़ के आसपास का चाहिए. तो उसमें भी जो 100 करोड़ है तो वो सर्वर्स पे जाएगा. अब सर्वर जैसे आई थिंक नेटवेब जो सर्वर बना के देता है तो उन वहाँ पे कुछ मार्जिन 14-15% मार्जिन वैल्यू एडिशन बेसिकली नेटवेब बनाता है, बट वो भी जीपीयूज जो है तो एनवीडिया से ही बाय करता है. तो यू कैन कंसिडर क्योंकि इसमें से 100 करोड़ तो बाहर ही जाएगा सारे. राइट. तो 100 करोड़ तो देयर आर हार्डली फ्यू कंपनीज ओनली जो इस 100 करोड़ में मोटा मोटी प्ले है. राइट. उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है तो वहाँ पे बहुत बड़ा प्ले है 50 करोड़ में. तो 50 करोड़ में क्या प्ले है? तो एक तो लैंड अगर जैसे 7 करोड़ वहाँ पे जा रहे हैं तो लैंड अगर जैसे अनंतराज के पास लैंड है नाउ, बेसिकली उनके आईटी पार्क्स थे, नाउ दे आर कन्वर्टिंग इनटू डेटा सेंटर्स. देन आई थिंक लोडा डेवलपर्स के पास बहुत बड़ा लैंड बैंक है. उन्होंने बहुत एक स्ट्रेटेजिक प्ले करा है. दे हैव बीन होल्डिंग लैंड सिंस 2016 आई गेस इन द मुंबई के रीजन्स में. नाउ दे आर सेटिंग अप देयर डेटा सेंटर्स, दे आर थिंकिंग ऑफ सेटिंग अप डेटा सेंटर्स देयर. देन ईपीसी भी एक यहाँ पे चीज़ है. तो ईपीसी में भी कॉस्ट जाएगी आपकी. तो वो एक अपॉर्चुनिटी है. तो आपको ईपीसी कंपनीज देखनी है जो आपको बना के देगी. आई थिंक टेक्नो इलेक्ट्रिक इज देयर, जो आई थिंक रेलटेल के साथ उनका टाइप है. दे आर डूइंग डेटा सेंटर्स का वो सारा ये चीज़ है. देन नेटवर्क कनेक्टिविटी, राइट. तो वी नो कि HFCL ने कैसी रैली करी है. देन जो बेसिकली जो फाइबर ऑप्टिक या केबलिंग वाली कंपनीज ऑल्सो, पॉलीकैब हो गया या डायनेमिक केबल्स, ये सारी कंपनीज है. KEI, तो ये सारी कंपनीज है. कूलिंग सोल्यूशंस में भी आपके ब्लू स्टार है. देन देर आर सर्टन स्मॉल कैप प्लेयर्स एज वेल. एरोफ्लेक्स जैसी कंपनी जो बेलोस बनाती है फॉर उनके कंपोनेंट्स पार्ट्स के लिए. देन इलेक्ट्रिकल पावर इज अ मेजर कंपोनेंट है. पावर में अगेन देर आर मल्टीपल थिंग्स, बिकॉज अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि डेटा सेंटर्स मतलब जो थीम है तो वो शिफ्ट कर रही है फ्रॉम ग्रिड कनेक्टिविटी टू इन मतलब ऑन साइट जनरेशन. तो उसके लिए यू हैव सीन रैली इन कंपनी जैसे कि एमटार, राइट. तो वो हॉट बॉक्सेस थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाना, वो सारी चीज़ें, इसलिए वो सारी रैली वहाँ पे आ रही है. अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम देखें तो देर आर अदर कंपनीज जो जेनसेट बनाती है तो उसमें आप प्ले ले सकते हो. देन पावर रिलेटेड जैसे कि G1 जो पावर थीम चल रही है तो वहाँ पे भी डेटा सेंटर का एक बहुत बड़ा प्ले आप ले सकते हो. राइट. तो ये सारी ओवरऑल चीज़ें. उसके अलावा सिस्टम इंटीग्रेटर्स भी है जैसे कि डायनाकॉन है, ब्लैक बॉक्स है, जो बेसिकली एक ब्लूप्रिंट बना के देते हैं आपको सारा डेटा सेंटर का. एंड बेस्ड ऑन दैट
यू जस्ट वो प्लग एंड प्ले होता है कि कनेक्शंस कैसे करने हैं, दिस टू दैट, एंड डेटा ट्रैक करने के लिए भी सारी स्क्रीन्स एंड ऑल. सो बेसिकली आर्किटेक्चर हम बोल सकते हैं ऑफ द डेटा सेंटर. राइट. सो दिस हाउ इट इज. आई थिंक मुझे वो स्केल अब एक्चुअली समझ में आ रहा है इन दिस कॉन्वर्सेशन, बिकॉज अगर 1 लाख करोड़ 1.5 लाख करोड़ एक पूरी थीम में इन्वेस्ट होने वाले हैं, तो इवन इफ अ कंपनी इज जस्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, वो छोटी सी कोई चीज कर रहा है उस वैल्यू में, तो भी उसके लिए इट इज अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी, कंसीडरिंग कि देयर आर सो मेनी स्मॉल कैप्स आल्सो हियर. तो दैट इज इन अ सेंस गिविंग मी एन आइडिया कि वैल्यूएशंस क्यों यहाँ पर थोड़े से स्ट्रेच्ड है, बिकॉज वी नो कि अपॉर्चुनिटी साइज कितनी बड़ी है. करेक्ट. नाउ इधर ही सारी चीजें ना रिटेल इन्वेस्टर के बहुत इंटरेस्टिंग होती है, बिकॉज वॉरेन बफेट हैड सेड दैट ही वुड रादर नॉट इन्वेस्ट इन एयरलाइंस, ही वुड बाय द एयरपोर्ट. करेक्ट. तो ऐसे में वी हैव ऑलरेडी सीन कि कैसे यूएस में एनवीडिया जैसी कंपनी के केस में, नाउ बिफोर द एआई थीम इवन गैदर स्टीम, इट वाज अ कंपनी जो शॉवेल बेच रही थी ना गोल्ड रश, राइट. इट मेड अ लॉट ऑफ मनी, एनवीडिया. अब इंडिया के इस सारे डेटा सेंटर थीम में अगर हम सेम लॉजिक डेटा सेंटर को लगाए, देन वेयर डू यू थिंक दैट बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड दिखता है फ्रॉम रिटेल इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू? राइट. सो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ज़्यादा आरओई जनरेशन हो रहा है. सो राइट, यू कैन सी दिस ऑन द स्क्रीन की देयर आर 4 पार्ट्स: को लोकेशन, क्लाउड infrastructure as a service, and managed services. So basically infrastructure as a service and managed services you can consider as add on to the cloud infra, right, because वो software layer देना होता है. Right. So for example co-location में कौन है, तो अनंतरा जैसी कंपनी जो इंफ्रा बनाएंगे आपके लिए, जो लीज करेंगे. ये रीट पे चलता है ये सारा मॉडल. बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो आरओई है तो बहुत कम है इफ़ यू हैव टू बाय लैंड करेंटली फॉर डेटा सेंटर. बट जैसे कि लोधा के पास पहली लैंड उन्होंने एक्वायर करेगी, तो कॉस्ट इज़ वेरी लो, तो आरओएस उनके वैसे भी अच्छे हो सकते हैं इन दैट केस फॉर दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ डेटा सेंटर्स विच देर बी जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वो खड़े करेंगे यहाँ पे. तो उस केस में प्ले में भी आप वहाँ पे ले सकते हो जहाँ पे आरओई एक्रीशन या आरओई ज़्यादा है, बिकॉज these are like yield जो REITs होते हैं, तो REITs are also interested in this type of they are also setting up their data centers related, वो भी थीम वहाँ पे प्ले कर रहे हैं. सो टिपिकल रेंटल्स पास थ्रू का ये सारा गेम है. इसमें इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी पास ऑन होती है. सो एबिटा मार्जिन 60-70%, बट जो कॉस्ट है ऑफ लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने की वजह से जो बेस है तो वो ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आरओईज आर वेरी प्रिटी लो. बट उसके अलावा अगर हम क्लाउड इंफ्रा देखें, जो कंपनीज जैसे कि E2E नेटवर्क जो सिर्फ सर्वर्स लेता है फ्रॉम जैसे नेटवर्क जैसी कंपनीज है, तो उसे सर्वर लेगा, वो उसमें रैक्स में रखेगा, एंड उसके बाद ही विल ऐड अ सॉफ्टवेयर लेयर टू इट, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस या ज़्यादा सॉफ्टवेयर लेयर, एंड देन ही विल जस्ट सेल यू स्पेस और जो भी कंप्यूट आपको करना है वहाँ पे, यू कैन आइटरेशन जो भी करने, तो वो आपको सेल करेंगे, ही विल चार्ज यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट. So this is how the companies are playing, and इसमें जो है तो ROEs are very pretty decent, 20-25% ROEs they can do on a very sustainable basis. Right. So this is how I think one should look at. Now finally, just to conclude on this topic now, हमने शुरू किया कि कैसे AI एक मेजर थीम है, एंड स्लोली वी ट्रिकल डाउन टू डेटा सेंटर्स एज अ थीम डूइंग हैविंग गुड लेग्स टू ग्रो. नाउ अगर हम रिस्क पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो रिसेंटली बहुत सारे CEOs ने भी बताया था कि अब तक उन्होंने इंटरनली ही AI को यूज ज़्यादा किया नहीं है. आई थिंक राइट. सो ओवरऑल AI के रिलेटेड जो रिस्क्स की बात की जाती है ना, उसमें हमेशा यही कहा जाता है. इनफैक्ट रिसेंटली वी सॉ न्यूज़ कि कुछ कंपनीज वर एक्चुअली सेइंग कि द कॉस्ट ऑफ द यूजिंग AI इज एक्चुअली मोर देन हैविंग अ ह्यूमन वर्क ऑन इट. सो ये रिस्क्स की बात हमेशा की जाती है कि हो सकता है जो केपेक्स हाइपर स्केलर्स कर रहे हैं मे बी उतना डिमांड ही ना आए इंडस्ट्री से. तो सिंस थोड़े रिस्क भी बताए जा रहे हैं AI से रिलेटेड, तो अगर रिटेल इन्वेस्टर डेटा सेंटर के बारे में सोच रहा है तो ऐसे क्या 2-3 पॉइंट्स है या फिर ट्रैकर्स है जो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स ने देखने चाहिए टू सी कि वेदर दिस थीम इज एक्चुअली डूइंग वेल और नॉट. राइट. तो बेसिकली मोनेटाइजेशन तो पहला एक चीज़ है, बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग इज करेंटली एवरी डेस्कटॉप लेवल पे AI यूज हो रहा है, बट एंटरप्राइज लेवल पे क्या AI यूज, एज यू सेड कि CEOs का वो सर्वे हुआ था, राइट, 80% सेड कि हमने अभी डिसाइड ही नहीं किया कि हमें कैसे यूज करना है. तो मोनेटाइजेशन अभी बहुत दूर ही लग रहा है वहाँ से. राइट. तो वो एक चीज़ है कि जब तक मोनेटाइजेशन नहीं आएगा तब तक ROEs जनरेट भी नहीं होंगे. सो बेसिकली यू आर बाइंग नैरेटिव्स एंड नॉट प्रॉफिट्स. करेंटली दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. बराबर. तो एक चीज़ आपने ध्यान रखनी चाहिए. दूसरा है कि डेप्रिसिएशन जो है तो बहुत रैपिड होता है इन केस ऑफ जो कोलोकेशन है तो उनके लिए तो है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो कंपनी जैसे कि E2E नेटवर्क जैसी कंपनीज है वो एंड टेक्नोलॉजी रिस्क की वजह से यहाँ पे डेप्रिसिएशन कंसिस्टेंटली यहाँ पे आता रहेगा. वाई? बिकॉज लाइक यू कैन सी दिस चार्ट ऑन द स्क्रीन, दिस इज NVIDIA कंप्यूट एवोल्यूशन. तो 2017 में
जो वोल्टा V100 जो इनकी चिप थी बेसिकली GPUs, तो 125 टेराफ्लॉप का इनका जो है तो कंप्यूट पावर था। नाउ इवॉल्व होके B200 अगर हम देखें तो 9000 टेराफ्लॉप्स हो चुका है। जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी, जो कंप्यूट पावर बढ़ती जाएगी, तो इनकी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो कॉस्ट बढ़ेगी तो एंड E2E को भी अपना अगर मतलब मार्केट शेयर मेंटेन रखना है तो दे हैव टू आल्सो हैव टू अपग्रेड देमसेल्व्स एट दी टेक्नोलॉजी लेवल। तो उनको भी कंटिन्यूस कैपेक्स करते रहना पड़ेगा एवरी 4-5 ईयर्स, जब तक जैसे जैसे चिप्स नए नए आते निकलते रहता है। सो इसमें एक चीज़ ये भी है कि टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंस का एक रिस्क है फॉर स्पेशली जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनके लिए एक रिस्क है। देन एक बबल लाइक बिहेवियर भी यहाँ पे हो सकता है कि ज़्यादा ही ओवर सप्लाई हो गया सडनली, राइट। तो वो भी एक है कि बिकॉज चाइना में देखा गया है ये चीज़ कि अभी प्राइसेस घट रहे उनके, तो वो भी एक हो सकता है। एंड ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स कॉस्ट स्ट्रक्चर भी अगर किसी कंपनी जैसे कोलोकेशन में अगर हो तो देन अगेन दैट इज अ रिस्क, बट दैट यू हैव टू लुक एट अ कंपनी टू कंपनी लेवल। ओवरऑल आइडिया मुझे यही लगा है कि कोई भी इन्वेस्टर जिसका थोड़ा एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल होगा, दे शुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अपॉर्चुनिटी साइज बहुत बड़ी है। यस, सो अगर वैसा रिस्क प्रोफाइल है दैट gives you that freedom to take that kind of risks, it's a very good sector to look at because there is potential to create so much money. Yes. And there's also a lot of risk, of course. Yes. So I think it depends a lot on the risk profile for an individual. Yes. But very insightful to know about so many things related to data centers. अब इसमें जो है तो everyone will ask कि ये कब थीम प्ले आउट हो सकती है, क्या करे, कैसे करे, तो भी उस पर ही बात करते हैं। चलो, तो ब्रॉडली हमने ये देखना चाहिए कि कैपेसिटीज कब लाइव जा रही है, करेक्ट, राइट। तो एंड उसके बाद भी क्या प्लान्स इंटैक्ट है आगे आने वाली कैपेसिटीज के, राइट। क्या अदानी बोल रहा है कि हमें अब और भी आगे कैपेसिटीज ऐड करूंगा, बिकॉज वी हैव सीन दैट 3% एंड 21% नंबर। सो जस्ट टू कीपिंग दैट नंबर इन माइंड, वी शुड ऑलवेज एक्सपेक्ट कि होगा और आगे कितनी आ सकती है, राइट। एंड प्लस गवर्नमेंट के जो रेगुलेशंस है, तो ओवरऑल बेस्ड ऑन इंटरनल आवर एनालिसिस 2027 सीम्स टू बी दैट ईयर जहाँ पे बहुत सारी कैपेसिटीज लाइव जा रही है। बिकॉज E2E जैसी कंपनीज, इवन केयर एंड हीट एक्सचेंजर जैसी कंपनीज जो इसमें भी कूलिंग वगैरह में सपोर्ट करती है, तो वो भी बोल रही है कि 2027 में बहुत सारी कैपेसिटीज लाइव जा रही है। GPUs बेसिकली सेमीकॉन प्लेयर्स इंडिया में भी जो है, तो CG पावर जैसी कंपनी बोल रही है हमारा 14.5 मिलियन पर डे यूनिट का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट विल गो लाइव इन नियर 2027 में। सो 2027 सीम्स टू बी दैट ईयर जहाँ पे आप एक फोकस रख सकते हो, अगेन जस्ट ऑन द एनालिटिकल पार्ट। मे बी यहाँ पे चीज़ें प्लस माइनस भी हो सकती है, बट कंसिडरिंग द डेटा एंड व्हाट कैपेसिटीज लाइव जाने के इंडिकेशन हमें मिले, 2027 कुड बी दैट ईयर। अब यहाँ पे हो क्या सकता है कि जो डेटा सेंटर स्टॉक्स रैली इसके लिए भी कर सकते हैं, बिकॉज अगेन देयर माइट बी सम सप्लाई डिमांड मिसमैच, बिकॉज अभी डिमांड बहुत है एंड सप्लाई लिमिटेड है, स्पेशली इन इंडिया। तो प्राइजेस बढ़ सकते हैं, प्राइजेस बढ़ने की वजह से भी इनको बेनिफिट होगा, राइट। तो वो भी एक चीज़ हमने यहाँ पे देखनी चाहिए, राइट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यूएशंस तो कंपनी स्पेसिफिक हमें देखनी चाहिए, करेक्ट, दैट इज अ की टू वॉच, राइट। सो दैट वाज अ वेरी इंसाइटफुल डिस्कशन अनुष। आई थिंक मुझे तो बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में पता चली। आई एम श्योर कि हमारे सारे व्यूअर्स जो है उनको भी इस थीम के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ मैक्सिमम पीपल। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आप ऐसे कौन से स्टॉक्स है विद इन दिस थीम that you think that we should have a discussion on. We will try and make videos about those stocks as well. Before you end the video, हमारी वेबसाइट investornet.in को विजिट करना मत भूलिए। यहाँ पर प्रोडक्ट्स है, स्टॉकोमीटर, फंडोमीटर एंड मॉडल पोर्टफोलियोज जिनका आप सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं यूजिंग द कूपन कोड ऑन द स्क्रीन। रेड कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 60% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट चेक करेंगे। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।